Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 वैकेंसी जिसका बहुत सारे बच्चों को बहुत दिनों से इंतजार था, उसका नोटिफिकेशन आज हो गया रिलीज। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होगी, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। सिर्फ केवल ये दो चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर बहुत कुछ है कि किसका एग्जाम्पशन होगा, कौन कौन एलिजिबल है, कितना रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्या सिलेबस होगा पार्ट ए का, यानी कि जो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसका क्या सिलेबस होगा, जो मेंस का एग्जाम होगा उसका क्या सिलेबस होगा, उसको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, आपके जो भी ग्रुप हैं उनके अंदर शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ, आज यानी कि 2 अगस्त को ये नोटिफिकेशन निकला है। ओपनिंग यानी कि फॉर्म फिल होना चालू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 अगस्त से। ये मैं आपको बता भी दूंगा किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। और 27 अगस्त को ये फॉर्म हो जाएंगे क्लोज ना। अभी तक तो ऑफिशियली डेट यही है, हालांकि बच्चों को ये लगता है कि डेट बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी तक डेट्स जो हैं 7 तारीख को फॉर्म स्टार्ट होंगे, ऑनलाइन फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, 27 को ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स की। 7 तारीख और 27 तारीख, इन दोनों डेट्स के बीच में या इन दोनों डेट्स पे आपको फॉर्म फिल कर देने हैं। ये मत सोच के चलना कि डेट बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, वो सब बात की कहानी है। फिर आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पर 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं। मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ, मतलब एक में जो दिया हुआ है फाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन को हटा के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर फाइन आर्ट्स का अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है और मास कम्युनिकेशन का अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। मैं फाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन की तो बात करने वाला हूँ नहीं, उसके अलावा मैं सारी बात आपको बता दूंगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसके 3 पॉइंट है और हम पॉइंट ए पे आते हैं। तो पॉइंट ए ये कहता है कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। एकेडमिक रिकॉर्ड की जो क्राइटेरिया है अच्छा होने का मतलब क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, मास्टर डिग्री में आपके 55% होने चाहिए या इक्विवेलेंट ग्रेड होने चाहिए पॉइंटर स्केल पर। इसके अंदर भी रिलैक्सेशन है, किनको रिलैक्सेशन मिलेगा वो आगे डिस्कस। पहली चीज तो ये है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री फ्रॉम कंसर्न्ड और जो वैलिड इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर एग्रीगेटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर। जिस सब्जेक्ट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपके मास्टर डिग्री में 55% होने चाहिए। फिर कह रहा हूं इसके अंदर रिलैक्सेशन है जिसको मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। दूसरा पॉइंट है यानी कि बी जो है उसके अंदर आपका हिंदी और संस्कृत, हिंदी या संस्कृत आपके पास 10th क्लास के अंदर होना चाहिए। मतलब 10th क्लास में जो हम लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं, इंग्लिश के अलावा हम जो लेते हैं, कोई लेता है पंजाबी लेता है, कोई हिंदी लेता है, तो हिंदी या संस्कृत में से कम आपके पास एक होना चाहिए। जैसे कई लोग ले लेते हैं पंजाबी ले लेते हैं ना, इंग्लिश के साथ पंजाबी ले ली, तो हिंदी या संस्कृत आपका जरूरी है यहाँ पर। फिर थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पे कौन कौन फॉर्म ये भर सकेंगे? ऐसे स्टूडेंट्स जिनका नेट एग्जाम क्वालिफाई है, नेट एग्जाम जिन्होंने क्लियर कर रखा है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। नेट एक होता है CSIR नेट, एक होता है UGC नेट। अब सभी सब्जेक्ट्स की निकली हुई है, तो जो UGC नेट से जिनके सब्जेक्ट होंगे तो उनके लिए UGC नेट, और जो साइंस वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए ऑब्वियस सी बात है कि CSIR नेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को PhD अवॉर्डेड है, PhD कर रहे हैं नहीं, जिनको PhD डिग्री मिली हुई है और जो रेगुलेशन, कौन सा रेगुलेशन 2009 और 2016 की जो रेगुलेशंस हैं उनको फुलफिल करता है, तो वो नेट, स्लैट और सेट से एग्जेम्प्टेड है। मतलब जिन्होंने PhD कर रखी है 2009 और 16 वाले जो रेगुलेशंस है उनके अकॉर्डिंग, तो वो नेट, स्लैट और सेट एग्जाम का उनका ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मतलब उन्होंने क्लियर करा है, नहीं किया है, वो उससे एग्जेम्प्टेड है। किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी उनको जो है एग्जाम देना अलाउ है। इसके बाद जो PhD कैंडिडेट हैं जिनको अलाउ किया जा रहा है, उनका जो रजिस्ट्रेशन है PhD का वो जुलाई 11 2009 के पहले का होना चाहिए। उसके रूल्स सारे के सारे वो गवर्न होने चाहिए, तो वो स्टूडेंट्स एग्जेम्प्टेड होंगे नेट, स्लैट और सेट की जो क्राइटेरिया है उसके। ठीक है, तो PhD वाले जिन्होंने 2009-11 जुलाई से पहले से रजिस्ट्रेशन करा हुआ है तो वो इससे एग्जेम्प्टेड है।
फिर इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे, फुलफिल करने पड़ेंगे। जैसा कि पहला पॉइंट है कि जो पीएचडी डिग्री है जिस कैंडिडेट को अवार्ड हुई है वो रेगुलर मोड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम मोड में आपने पीएचडी की है। रेगुलर मोड में आपकी पीएचडी होनी चाहिए। आपकी जो पीएचडी थीसिस है वो इवैल्यूएट जब करते हैं पीएचडी थीसिस को, तो वो कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने की हो। एक एग्जामिनर ने की हुए तो आप एग्जेम्प्टेड नहीं होंगे। तीसरा जो पॉइंट है, जो वाइवा वॉइस है पीएचडी का, वो हैज बीन कंडक्टेड। मतलब कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 10-10 साल से पीएचडी चल रही होगी पर उनका वाइवा नहीं हुआ होगा, तो उनका वाइवा कंडक्ट हो गया हो। द कैंडिडेट हैज पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज हर पीएचडी वर्क, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 इज इन रेफर्ड जर्नल। 2 पब्लिक पेपर जो है वो पब्लिश किए हों और उनमें से एक जर्नल के अंदर छप गया हो। द कैंडिडेट हैड प्रेजेंट एटलीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन हिज हर पीएचडी वर्क इन कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, स्पॉन्सर्ड, फंडेड, सपोर्टेड बाय द यूजीसी, ICSSR, CSIR। यानी कि जो कैंडिडेट पीएचडी वाला है उसकी 2 कम से कम सेमिनार हुई हो, जो सेमिनार फंडेड हो यूजीसी से, CSIR से या ICSSR से। तो ये रिक्वायरमेंट है जिसमें पीएचडी के जो पीएचडी जिसके पास डिग्री है और जिसके पास नेट, स्लेट और जो सेट है वो नहीं है। जिसके पास नेट, स्लेट है, सेट भी है और जिसने पीएचडी भी कर रखी है, तो उसको ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने जो पहली रिक्वायरमेंट है या दूसरी रिक्वायरमेंट है जो नेट, स्लेट और सेट वाली है वो फुलफिल कर दी है। वो पीएचडी लगाता भी है और अगर वो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है तो भी वो अलाउड है, क्योंकि उसके पास नेट है, स्लेट है और सेट है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि जो रिलैक्सेशन है, जो 55% में बोल रहा था, उसमें रिलैक्सेशन किन किन लोगों को मिलेगा। पहला पॉइंट, 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 55% का जो क्राइटेरिया है वो 50% हो जाएगा किन लोगों के लिए, जिनके पास पीएचडी डिग्री है। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ 5% is granted from 55% to 50% of marks to the PhD degree holders who have passed their master degree in relevant subject prior to 19th September 1991। 1991 19 सितंबर से पहले जिन्होंने मास्टर कर लिया तो उनको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ उनके पास पीएचडी भी होनी चाहिए, है ना। हालांकि वो एज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे, एज क्राइटेरिया 42 साल का है। जिन्होंने 91 में अपना मास्टर्स किया होगा तो वो तो फिर एज मेरे हिसाब से पार हो ही गई होगी उनकी। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि रिलैक्सेशन ऑफ 5% मे बी अलाउड एट द बैचलर एज वेल एज एट द मास्टर लेवल फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास ए एंड बी, नॉन क्रीमी लेयर ऑफ हरियाणा डिफरेंटली। हरियाणा के जो SC/ST से हैं, हरियाणा के जो बैकवर्ड क्लास से हैं, ए कैटेगरी के और बी कैटेगरी के, उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके अलावा जो ब्लाइंड है, डीफ है, हार्ड है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है जिसकी, और जिसके पास ऑटिज्म की डिसेबिलिटी, मतलब कोई भी डिसेबिलिटी है, तो उसको भी 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि जो कैटेगरी वाले लोग हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है हरियाणा के वालों को, हरियाणा के बाहर वालों को नहीं, हरियाणा वालों को। फिर आगे बात करते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ 5% is granted from 55% to 50% of marks at master level in relevant subject to the candidate who passed their matric examination from rural school of Haryana। जिन्होंने हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र से अपनी जो 10th है वो पास की है, तो उनको भी 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पर उनको जो अपना सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा, यानी कि जो उनकी पंचायत है वो पंचायत ये वेरीफाई करके देगी, जिन्होंने पंचायत वेरीफाई करके देगी कि हाँ भाई इन बच्चों ने अपनी जो मैट्रिक्स है, जो अपनी 10th क्लास है, वो एक रूरल स्कूल से की है। अभी आपका माना जाएगा कि हाँ भाई आपको ये रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अगर फेक पाया गया तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये सब इंटरव्यू के बाद की कहानियां होती हैं। फिर उसके बाद बात करें क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो है उसका क्राइटेरिया क्या है वो सुन लो। फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड अ कैंडिडेट शुड आइदर हैव average of 55% marks in 2 of 4 examination not below metric or equivalent up to master degree, or 50% marks in each of these 2 examinations separately। 10th क्लास से ऊपर, 10th क्लास से नीचे नहीं, 10th क्लास से ऊपर उसके जो 55% मार्क्स हैं मास्टर्स में वो आए हो, मतलब कि बीएससी में, है ना, बीएससी हो गया, मास्टर्स हो गया, उसके अलावा 11th-12th हो गया। वहां पर जो है वो आपके जो मार्क्स हैं उनमें से किसी 2 में भी 55% मार्क्स कम से कम आ रखे हों,
तो आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड माना जाएगा। उसके साथ-साथ यदि इन्हीं 2 में 50% मार्क्स इन ईच ऑफ दीज़ 2 एग्ज़ामिनेशन सेपरेटली, और इन 2 में यानी कि बीएससी में और मास्टर्स में आपके 50% मार्क्स भी आ रखे होंगे, तो भी आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड माना जाएगा। फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, इफ द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन 2 एग्ज़ामिनेशन इज इन डिफरेंट देन द एवरेज ऑफ परसेंटेज इज टू बी कैलकुलेटेड। यदि बीएससी में अलग है, मास्टर्स में अलग है, तो आपका एवरेज जो निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा? बीएससी के मार्क्स ले लिए और मास्टर्स के मार्क्स ले लिए, दोनों को जोड़ दिया, उनका एवरेज निकाल के वो आपके गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स के लिए मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद रिलैक्सेशन मिलेगा, किनको मिलेगा? जिनके पास पीएचडी जिन्होंने करी हुई है और जिनके पास एमए में 55% मार्क्स है ना? कैंडिडेट हैविंग 55% मार्क्स और अबव इन मार्क्स इन एमए और एमएससी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट इन पोजेसिंग पीएचडी डिग्री, जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है और एमए एमएससी में जिनके 55% मार्क्स हैं, तो वो जो ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स वाला क्राइटेरिया है उससे वो उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है। फिर कैंडिडेट हैविंग 55% और अबव मार्क्स इन एमए एमएससी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड पोजेसिंग एमफिल डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट शुड हैव 50% मार्क्स इन वन ऑफ द लोअर एग्जामिनेशन, या तो बीए और या +2 और मैट्रिक, इसमें उनके पास 50% होने चाहिए। यानी कि जिनके पास एमए है एमएससी है उन्होंने 55% और उससे ऊपर से अपना मास्टर्स किया है, साथ ही साथ उन्होंने एमफिल भी कर रखा है, पीएचडी नहीं किया, एमफिल कर रखा है, और उनके 12th क्लास में या उनकी ग्रेजुएशन में उनके जो मार्क्स हैं वो 50% है, तो उसको भी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में कंसीडर किया जाएगा, यानी कि उनको एग्जेम्प्टेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया दे रखे हैं। इसी तरह से जो एससी एसटी वाले हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में, साथ ही साथ जिनके कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उनको भी 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत लंबा चौड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ये बताना ज़रूरी था। और बाकी की जो चीज़ें हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो क्या होगी, साथ ही साथ जो आपका एग्ज़ाम के टोटल कितने फेजेज़ होंगे, कितने फेज़ में एग्ज़ाम होगा, कौन से फेज़ में किस तरह का एग्ज़ाम आएगा, क्या मार्किंग स्कीम होगी, वो आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप फिजिकल साइंस से प्रिपेयर कर रहे हैं या फिजिक्स से प्रिपेयर कर रहे हैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, तो आप ये मेरा टेलीग्राम जो चैनल है इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं @CSIR नेट फिजिकल। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जल्दी ही इसके ऊपर मैं सीरीज चालू करूंगा फिजिक्स के लिए केवल, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं MCQ हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं आपको कराऊंगा यूट्यूब के ऊपर। तो इसलिए जो भी फिजिक्स वाले हैं उनसे तो मेरी खास रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।